हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 8th का एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूजेस। तो नेचुरल रिसोर्स और उसके उपयोग यानी यूज़ के बारे में हम जानेंगे। नेचुरल रिसोर्स को हम हिंदी में प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जो फर्स्ट बिग क्वेश्चंस है वो ये है, हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्स एंड व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ अनसस्टेनेबल यूजेस ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारे जो ये आंसर हैं इसी चैप्टर में ये कवर होते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स, यानी नेचर रिसोर्स कब बनता है। तो अगर हम देखें जो मीनिंग है नेचर की वो टोटली क्या है, लाइफ और नॉन लाइफ दोनों का ही पार्ट है। यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, लिविंग और नॉन लिविंग को मिला के सबको क्या बना है, नेचर, जिसे ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है, वो नेचुरली अपने आप बना है। तो जब ह्यूमन उन रिसोर्स का इस्तेमाल करता है और नई नई चीज़ों का इनोवेशंस करता है, ठीक है, उसे कंज्यूम करता है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, रिसोर्स कह रहे हैं। जस्ट लाइक ट्री जो कि एनवायरनमेंट का पार्ट है, हमें पता है हम डायरेक्टली क्या है, इंडिपेंडेंट है इन ट्री पर ही। लेकिन अगर हम इन्हें काट दें तो क्या होगा, ये जो वुड है, वुड को हम एज अ फर्नीचर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कैसे एक ट्री एक रिसोर्स का एग्जाम्पल है और कैसे हम इस रिसोर्स को हम अपनी डेली लाइफ में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बट इसकी डेफिनेशन अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है जब तक हम ये ना बोलें कि इट इज़ नॉट ईजीली असेसिबल। लाइक अगर एक एग्जांपल दें, जस्ट लाइक पेट्रोलियम है, वो हमें पता है ओशंस के बहुत गहराई में पाया जाता है। बट हमारे पास अगर प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं हो पाएगी, ना ही तो हम उसे हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और ना ही क्योंकि उसकी कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमने जाना कि जो रिसोर्स है वो असेसिबल भी होना चाहिए और कल्चरली अनएक्सेप्टेबल। लाइक कटिंग ट्री, अगर हम पेड़ों को काट दें और तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्री ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसे कल्चरली एक्सेप्ट करना चाहिए और टेक्नोलॉजिकली असेस होना चाहिए। यानी कि हमें कभी भी रिसोर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना है इतना जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाए, ठीक है। तो जो हमने मीनिंग देखी, तो हम ये कह सकते हैं एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन एंड कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो हमारी जो अर्थ है, हमें पता है इसमें काफ़ी सारे ट्रेजर्स हैं, खजाना है, जो मिलियंस ऑफ ईयर जिन्हें बनने में टाइम लगा है। जस्ट लाइक एयर है, कोल है, पेट्रोलियम है, प्रीशियस स्टोन्स है, मेटल ओर है, टिम्बर है, एक्सेट्रा। मिलियंस ऑफ थिंग्स जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, एज अ ह्यूमन उसको क्या करता है, उसको इस्तेमाल करता है और उसको इस्तेमाल करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब हम देखें, अगर जो नेचुरल रिसोर्स है वो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, वैल्यूबल है, तो इसी नेचुरल रिसोर्स को कैटेगराइज किया गया है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो अभी हम इसमें जानेंगे पैराग्राफ में। तो जो नेचर है, यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं लाइफ के बेस पे, सोर्स के बेस पे और एनर्जी के बेस पे। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें, रिसोर्स का एक असेंशियल पार्ट है लाइफ का। क्यों, हमें पता है जो हमारी धरती है यानी अर्थ है, उस पर जो एयर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एग्जिट करती है। क्यों, क्योंकि हम जो एयर है, एयर को क्या करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंस होते हैं, ऑक्सीजन। और वहीं दूसरी तरफ जो वाटर है उसको हम ड्रिंक करते हैं और फूड को हम खाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर है, रिवर है, पोन्ड्स है, थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल और अदर लिविंग थिंग्स। तो देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स हैं जिससे जो हमारे रिसोर्स हैं हमारे लिए वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा असेंशियल हैं ज़िंदगी जीने के लिए। तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगर एयर ना हो तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर पानी नहीं होगा, अगर सॉइल नहीं होगी, तो हमारे पास खाने के लिए, पीने के लिए कहाँ से आएगा। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है रिसोर्स फॉर मटेरियल, यानी जो ह्यूमन बीइंग है वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है नेचर्स के थ्रू एंड उसको काफ़ी नई नई चीज़ों का इनोवेशन करता है, उसे यूटिलाइज़ करता है और उसको एक ब्यूटीफुली तरीके से इनोवेट करके उसे वो क्रिएट करता है। तो जस्ट लाइक एक एग्जांपल दें, जैसे एक वुड है, वुड से ही हम काफ़ी सारी चीज़ें बना देते हैं। जस्ट लाइक चेयर है, बेड है, ठीक है, अलमीरा है और वुड की। तो देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स जिसमें हम वुड का ही नहीं बल्कि मार्बल्स का, गोल्ड का, काफ़ी सारे जो मेटल्स हैं, प्रीशियस स्टोन्स हैं, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब रिसोर्स फॉर एनर्जी, अगर हम देखें जो एनर्जी है
वो मॉडर्न लिविंग के लिए कोर स्टोन की तरह वर्क करती है। एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर बिल्डिंग्स के लिए, यानी जो बिजली है वो हमारी बिल्डिंग्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के जितनी भी चाहे प्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है उन सब के लिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी नेसेसरी है। तो जो एनर्जी है वो डिफरेंट एक्सपेक्ट से आती है, यानी कि अलग अलग नेचुरल सोर्सेज से आती है, जैसे कि कोल है, वाटर है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, सनलाइट है, विंड एंड एक्सेट्रा, यानी कि इन्हें हम कह सकते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी हम पढ़ेंगे आगे इस बारे में। अब अगर हम देखें, वही बात आ गई, तो हमारे जो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि अगर हम नेचुरल रिसोर्स को कैटेगराइज किया गया है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बेस पे। नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल का मतलब ये है यानी कि ऐसे रिसोर्स, यानी कि जो रिन्यूएबल है ऐसे रिसोर्स है जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ख़त्म भी नहीं होंगे, ठीक है। जस्ट लाइक एयर है, वाटर है, एक्सेट्रा, दीज आर कम इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स जिन्हें बनने में मिलियंस ऑफ टाइम ईयर लगता है, और ये एक ऐसा टाइम आएगा जो कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएंगे। इट मीन्स कि ये लिमिटेड नहीं है, ये ख़त्म हो जाएंगे अगर ह्यूमन इसका ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेगा। तो इसके अगर हम एग्जांपल देखें, फॉसिल फ्यूल्स जस्ट लाइक कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, दीज आर कम इन दिस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आगे अगर हम, अभी हमने देखो रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करी, जस्ट लाइक सनशाइन, इट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल है रिन्यूएबल रिसोर्स का, क्योंकि हमें पता है सनलाइट है, ये अबेंडेंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है, बारिश भी होगी, है ना, ग्लेशियर्स मेल्ट है वो भी पिघलेगी। ऐसे ही देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल जस्ट लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, आर दीज आर ऑल रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज दे रन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमें पता है जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके काफ़ी चीज़ें जो हैं प्रोडक्ट बनाती हो, और इन्हीं इंडस्ट्रीज़ से क्या आता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट आता है जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, गंदा करते हैं। जो हमारे ओशन वाटर बॉडीज़ है, रिवर है, उन सबको ये डैमेज कर रहे हैं। जितना भी डिस्चार्ज ये रिमूव हो रहा है इंडस्ट्री से, उससे क्या हो रहा है, जो मराइन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रही है, और जिसकी वजह से जो वाटर क्वालिटी है वो भी क्या हो रही है, अब डिग्रेडेट हो रही है। तो इसकी वजह से जो नेचुरल साइकिल है, यानी जो वाटर साइकिल है, उसमें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। अब अगर हम देखें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि जिन्हें बनने में, क्रिएट होने में लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ईयर का टाइम लगता है, और दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश, यानी इन्हें ख़त्म नहीं किया जा, ये मतलब ये कभी ना कभी क्या होंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। रिप्लेनिश यानी इन्हें आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हो इन्हें, लाइक कोल है, पेट्रोल है, मेटल्स है, आयरन, कॉपर, गोल्ड, दीज ऑल आर कम इन अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इंडिया में क्या है, बहुत सारी क्या है, कोल रिजर्व्स हैं, जहाँ पर क्या होती है, कोल की माइनिंग होती है, और उसी माइनिंग से, यानी जो कोल है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। यानी कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक का जो सप्लाई हो रहा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, कोल से आता है, और यही जब इलेक्ट्रिसिटी में से कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ से क्या निकलता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। अब अगर हम देखें रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स एंड इसका इम्प्लीकेशन, वी नो दैट कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि एक तरीके से सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हमारी प्लानट पर, ना ही हमारी कंट्री के अंदर। तो इसका जो एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि ट्रेड के बेस पे, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके देयर आर कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं समटाइम्स, ठीक है, कभी कभार तो रिसोर्स के लिए लड़ाई होती है, हम देख सकते हैं। तो जितनी भी हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, दे आर द बिग सोर्स ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शंस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऑयल का जो रिज़र्व है, माइनिंग है, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम देखें, ये इंडिया की कुछ साइट्स हैं जहाँ पर कोल, ऑयल और आयरन ऑयल अवेलेबल है। अब हम देखेंगे, वी नो दैट कि जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो जहाँ पर नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल रहते हैं वहीं पर ही इस्टेब्लिश होती है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या प्रोवाइड कर देता है, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देता है लोकल पीपल को, और इसके जो अराउंड टाउन होता है वहाँ पर ये एक इकोनॉमिक यानी कि मार्केट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी जो ओपन है, अक्सर वो किस पे डिपेंड करते हैं, जोग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करते हैं फॉर रिसोर्स के लिए। एंड यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो नेचर है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को
अलग करके नहीं देखता है कि जो नेचर है वो सब जगह सेम है, एंड वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को नहीं देखेगा, ठीक है। तो जो नेचुरल रिसोर्स है वो कभी कभार उसके बीच में कभी कभार क्या होता है, टेंशन का मुद्दा बन जाता है कंट्रीज़ के बीच में, है ना। एंड नेचुरल रिसोर्स कर्स, यानी कि नेचुरल रिसोर्स का एक कर्स की तरह काम करती है। यानी कि अगर जहाँ पर अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्स होगा, इट डजंट गारंटी इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी। ज़रूरी नहीं है वहाँ पर क्या हो, इकोनॉमिकली वहाँ पर प्रोस्पैरिटी हो। तो कुछ रीज़न है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्स होते हैं, बट वहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। तो इसी फिनोमेना को जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स कर्स, यानी कि पैराडॉक्स ऑफ प्लैनिटी। इट मीन्स कि हैविंग अ प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि भरी फुल, यानी कि फली फूल मात्रा में क्या है, वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोई भी कंट्री है वो ऑटोमेटिकली रिच हो जाएगी, ठीक है। उसके एनिमीज़ होते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करते हैं, है ना, और उसको जो भी रिसोर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को हायर प्राइस में बेचते हैं। अभी हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो उसमें पढ़ेंगे भी इस बारे में हम। एंड जो इंडिया है वो ऑफ कोर्स जो इस कर्ज एरियाज़ होते हैं वहाँ पर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने से वो बचता है, ठीक है। एंड हम अगर देखें जो देयर आर दी सम रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड स्टीव वार्डशिप। तो अर्थ पे लाइफ है, नेचर है, नेचुरल रिसोर्स है, एंड वी नो दैट कि हमें जो रिसोर्स है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, हमें जुडिशली तरीके से क्या करना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मतलब हमें इस तरीके से नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करें ताकि वो ज़्यादा के ज़्यादा क्या ना हो, हार्मफुल ना हो हमारे लिए ही, है ना, पोल्यूशन ना हो। बायोडाइवर्सिटी को हमें प्रोटेक्ट भी तो करके रखना है, क्लाइमेट चेंज को भी तो बचाना है हमें। तो इन सबको माइंड में ध्यान में रखते हुए हमें उसी तरीके से नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड हमारी कंट्री में जस्ट लाइक काफ़ी सारे फार्मर हैं, वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं इरिगेशन के लिए, बट यही आज के टाइम में क्या बन गया, एक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम बन चुका है। क्यों? और लेकिन आज क्या हो गया है, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका हमें डेक्लाइन देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम पहले क्या करते थे, वाटर जैसे हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करते थे, पोन्स होते थे पहले, टैंक होते थे, है ना, एंड कटिंग डाउन वेस्टफुल कंजप्शन ऑफ वाटर, प्रोसेसिंग एंड री यूज़ करते थे। बट नाउ अब हम काफ़ी सारे केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेड हो रही है, यानी कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन होती जा रही है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो है काउ डंक वगैरह, जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है, मल्चिंग है, मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न है, इन सब का हमें ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। और क्यों? ताकि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रह सके। अब हम यहाँ पे 3 केसेस देखेंगे, एंड जहाँ पर रिसोर्स का ओवर एक्सप्लोटेशन किया गया है ऑन द 3 डिफरेंट लेवल पे देखेंगे। पहला केस है पंजाब का, जो कि ओवर एक्सप्लोटेशन किया है ग्राउंड वाटर का। वी नो दैट कि जो पंजाब है, इट इज़ अ फर्टाइल प्लेन एरिया है जहाँ पर ग्राउंड वाटर रिसोर्स अब क्या हो रहा है, सीवियरली कम होता जा रहा है। आज जब ग्रीन रेवोल्यूशन होता है इंडिया में, तो उसकी वजह जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन होता है तो उसकी वजह से काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, जो बहुत सारे फैक्टर हैं जो नेचर को एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं, है ना। जैसे कि 1960 में हाई ईल्ड वैराइटीज़, जस्ट लाइक इन 1960 में जो फार्मर है वो शिफ्ट करते हैं हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ वुड एंड पेडी, जिसके अंदर क्या था, जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो फार्मर्स क्या करते थे, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते थे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो अपनी नीड को मीट कर सके। यही जब सप्लाई जो है ग्राउंड वाटर से लेते थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो मॉडर्न फार्मिंग है, वो मॉडर्न फार्मिंग में जस्ट लाइक केमिकल पेस्टिस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने की वजह से जो सॉइल है, सॉइल की एक तो डिग्रेडेड भी हो गई, और जो वाटर था, वाटर लेवल ग्राउंड वाटर का, वो भी क्या हो गया, डिग्रेडेड हो गया और कम हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से जो पंजाब है वहाँ पर उन्हें काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड यही जब फर्टिलाइज़र ग्राउंड वाटर में डिज़ोल्व हो जाते थे तो इससे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ होते थे। तो यही ऑलमोस्ट जो 80% है पंजाब, वो ओवर एक्सप्लॉइटेड हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि हमने जो रिसोर्स है उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, जब तक वो उसका हम नुकसान ना पहुंचा दें, यानी कि जब तक वो हमें ही ना नुकसान पहुंचा दे। यानी रिसोर्स का इस्तेमाल हमने ऐसे किया कि हमें ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसने हमें ही नुकसान पहुँचाया, ठीक है। यहीं अब एक सेम केस पढ़ेंगे हम, एक राजस्थान का है, जहाँ पर बताया गया है, देखो हमें पता है जहाँ जितने भी हाउसेज हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है, ब्रिज है, रोड है, एयरपोर्ट है, सब में किसकी ज़रूरत होती है, सीमेंट की। और यही जो है, वी नो दैट कि जो प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट जब
उससे सबसे ज़्यादा क्या होता है, पोल्यूशन इंडस्ट्रीज़ है आज के टाइम पे ही, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन यहीं से ही होता है। एंड जिसकी वजह से सॉइल और वाटर पोल्यूट भी होता है। यही जो सेंट्रल बोर्ड है, वहाँ पर गाइडलाइन निकाली कि जितने भी सीमेंट फैक्ट्रीज़ है वो ये इंश्योर करेगी कि इनसे जो पोल्यूशन है वो क्या हो, कम निकले और वो एलिमिनेट करे इस पोल्यूशन को। तो अगर हम दूसरे वर्ड में ये कहें कि हमें एक अल्टरनेटिव मटेरियल का इस्तेमाल करना है ताकि हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें, तो हमने ट्रेडिशनल मटेरियल का इस्तेमाल किया, जस्ट लाइक दिस स्टोन, मड, न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल एंड रिसाइकल मटेरियल फ्रॉम द वेस्ट प्लांट्स। ऐसे ही जो ट्रेडिशनल मटेरियल्स हैं उनको हमने कंबाइन किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि हम जितने भी न्यू मटेरियल हैं उनको इस्तेमाल कर सकें और उसको सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करें और पोल्यूशन भी ना हो। और इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला। और इससे हमने एक फ़ायदा ये भी हुआ कि जो हमारा क्लाइमेट है, क्लाइमेट के मद्देनज़र रखते हुए हमने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट भी किया। अब यही और है, अनदर केस है, केस लेट फ्रॉम सिक्किम से है, जिसमें एक बताया गया है जो पीमा फैमिली है वो फार्म करती थी सिक्किम में, बट उन्हें एक सिचुएशन फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग यील्ड एंड माउंटिंग डेट एंड एक्सपेंसिव केमिकल इनपुट्स, यानी काफ़ी सारे केमिकल्स इनपुट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था माउंटेनियस रीजन में। लेकिन जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही इस्तेमाल करेंगे अपने पूरे स्टेट में ही, तभी जो वहाँ पर जो सिचुएशन थी तभी रिकवरी होती है वहाँ से। तब वहाँ जितने भी केमिकल्स वगैरह होते हैं उसको बैन किया जाता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है। तो अभी हमने देखा, हमें पता है जो सिक्किम है वो आज के टाइम पे 2016 के अकॉर्डिंग वो एक 100% ऑर्गेनिक स्टेट है, जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना। तो हम देख रहे हैं कि कैसे इन तीनों के तीनों स्टेट्स में अलग अलग तरीके से रिसोर्स का इस्तेमाल किया, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कैसे हम डायरेक्टली ही और इनडायरेक्टली ही रिसोर्स को हार्म भी कर रहे हैं। तो हमने ये सीखा कि हमें रिसोर्स को जुडिशली, यानी कि सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल करें ताकि जो रिसोर्स है उसमें कोई नुकसान ना आए, ना ही हमारे एनवायरनमेंट में नुकसान हो उसको, क्योंकि ये हमारे लिए ही नुकसानदायक है। अगर हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो हमें भी नुकसान पहुंचाएगा ही। तो इसीलिए हमें जो एयर पोल्यूशन जैसी कंडीशन है ना, ग्राउंड वाटर है, उसको मिनिमाइज़ करना चाहिए हमें, और केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हमें जितने भी नेचुरल रिसोर्स है उनको माइंड में ध्यान रखते हुए उस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि वो हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें और जिसकी वजह से वो पोल्यूट भी ना हो। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे नेचुरल रिसोर्स जो हैं, यानी जो रिसोर्स है इसको ह्यूमन क्रिएट करता है अपनी टेक्नोलॉजी और स्किल का इस्तेमाल करके, और कैसे वो उसी के लिए ही क्या बन जाता है, अभिशाप बन जाता है ना। हमने देखा कि कैसे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एक दूसरे से डिफरेंस हैं, एंड कैसे जो रिसोर्स हैं हमारे लिए असेंशियल भी हैं और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।